केवल सरकार पे नहीं, सुरक्षा की बात आई, योजनाओं की बात आई तो सरकार पे ठोक दिया। और 4 जगह पे बैठ के हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सुरक्षा की बात आई तो ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं बोल के चले जाते हैं। नहीं, अब हम जैसे यूथ को, समाज के प्रत्येक वर्ग को अब जग के आना पड़ेगा। आप भयमुक्त होइए और उस क्षेत्र को भयमुक्त बनाइए। केवल क्रिटिसिज्म में सहभागी मत बनिए। उनके लिए होइए स्मार्ट, समवय, डकार, यानी कि आओ मिलकर साथ चलकर। माओवादी अक्सर कहते थे कि भय भी ना होए ना प्रीति, यानी वो तो माओवाद का से लॉन्ग था, उसने कहा था ना कि क्रांति बंदूक की नहीं चलती। स्पष्ट तौर पे सुक्की और संजय की स्टोरी ने साबित कर दिया। स्टोरी तो कहा जाता है नहीं, वास्तविकता ने ये साबित कर दिया कि प्रेम न बाड़ी फूट गए, प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम को न कोई बीज बो के उगा सकता है, न प्रेम को कोई काट सकता है। Hello and welcome to another episode of THS. And today joining us a very special guest, Varnika Sharma, who is a war expert, a Naxal expert, and has experience of 15 plus years in Maoist area. So welcome to the THS, so ma'am. How are you? आई एम क्वाइट फाइन एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूथ के बीच आना और यूथ को कुछ नया करते हुए पाना सचमुच बहुत सुखद, बहुत आनंददायक अनुभव दे पाता है। और हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कि ईश्वर मुझे अधिकाधिक युवाओं के बीच में भेजे, क्योंकि युवा ही तो वो हैं जो वायु की दिशा बदल सकते हैं। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे हमारी देश की बेटियों के लिए होगा, जो आपसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं कि आप अपनी थोड़ी सी संघर्ष की जर्नी के बारे में बताएं, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, एंड व्हाट डू यू लव टिल डेट इन योर जर्नी। जैसा कि सभी कहते हैं और सब सुनना भी चाहते हैं संघर्ष को, पर मैं हर जगह कहती हूँ संघर्ष से ठीक बात है कि प्रेरणा मिलती है, पर खुशियों को सुनने से खुशियाँ बढ़ती हैं। इसीलिए मैं संघर्ष का वो हिस्सा आपसे बिल्कुल साझा करूँगी कि जहाँ पे प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक भारत की बेटी को निकल के आना होता है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ भी थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जमीन का परिसीमन देखते हैं, पटवारी और ऐसे ऐसे पद जानते हैं जो जमीन की सीमा रेखाएं बनाते हैं, पर हमारे यहाँ कैरियर को लेके भी ऐसी बातें होती हैं कि फला कैरियर आपके लिए अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम पहला कॉलम ये नहीं देखते कि हमारी योग्यता क्या है या हम किसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हम चौथा कॉलम देखने पहले पहुंच जाते हैं कि किसमें तनख्वाह कितनी ज्यादा है, किसमें सैलरी का पैकेज कितना बड़ा है। हम वो देख के अपनी योग्यता को डिसाइड करते हैं और उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। मेरा शुरू से एक ही सिद्धांत था। बहुत सारी जो लोग मेरी खामियां कहते थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेरी खामियां नहीं, मेरी खूबियां हैं। बस जो गुण मेरे अंदर था, शायद ईश्वर ने, माता पिता ने सही समय पे उन गुणों के प्रति मुझे अवगत कराया। अवगत जो नहीं करा पा रहे थे, उसमें से कई लोगों ने मनोबल बढ़ाया तो अधिकाधिक लोगों ने मनोबल तोड़ा भी, ये कहते हुए कि ये तो बहुत स्लो है, ये क्या करेगी इस भागती दौड़ती दुनिया में, ये कहीं टिक पाएगी कि नहीं। और जैसे जैसे दुनिया भाग रही थी, वैसे वैसे आउटकम जल्दी पाने वाला कैरियर आ रहा था, और वहां पे ये स्लो मोशन लड़की पता नहीं क्या कर पाएगी। सबकी चिंता लाजमी थी, मेरे साथ भी सबकी चिंता लगी हुई थी, खासतौर से माँ की चिंता कि मेरी ये स्लो बेटी का एक्सिस्टेंस इस दुनिया में है भी कि नहीं है। तो अन्य माओं की भांति उन्होंने भी पूजा पाठ किए और अंततः एक चीज तो समझ आई कि जो आप हैं वैसे बने रहिए। शुक्र नेत्रम दृष्टयित्वा शर संधानम कुरु, तोते की आंख को लक्ष्य मान के निशाना साधिए।
बस आपको पता होना चाहिए आप जो कर रहे हैं उसमें पूरा सुकून है और भिड़ जाइए, केंद्रित हो जाइए अपने लक्ष्य की ओर। बिल्कुल नहीं सुनिए कि दुनिया क्या क्रिटिसाइज कर रही है, केवल आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो जैसे अर्जुन को तोते की आंख दिखाई दी थी ना, आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। फिर जब भागीरथी गंगा को धरती पे ला सकते हैं ना, आप भी अपने लक्ष्य से जन कल्याण की धारा इस धरती पे ला सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी कि डिफेंस का विषय उस समय बहुत कम थे। आज तो विज्ञान महाविद्यालय में कई बेटियां इस विषय को कर रही हैं। तो उस समय पे ये प्रश्न चिन्ह होता था कि डिफेंस करके क्या मिलेगा कैरियर में। कोई भी विषय गारंटी नहीं देता कि इससे ये मिलेगा कैरियर में, गारंटी हमको तय करनी पड़ती है। श्रेष्ठता तो ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु उत्तम होना बहुत आवश्यक होता है। किसी से कंपटीशन मत कीजिए, आप क्या हैं उसमें और अधिक उन्नत बनने की कोशिश कीजिए, हमेशा अपने को तराशते रहिए। तो मुझे भी पता था कि मेरा मूल स्वभाव इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत कम अपने में अंतर्मुखी स्वभाव की थी। तो लोग अक्सर कहते थे कि शायद ये टीचिंग फील्ड में ही जाएगी। विषय का चयन करते समय भी ऐसी बात सामने आई कि इसको टेबल वर्क वाला ही पीएचडी दे देते हैं, डिफेंस में तो कर लिया एडमिशन, अब ऐसा विषय ले लिया जिसमें कैरियर की कोई गारंटी नहीं थी। फिर आई पीएचडी की बात, ऐसा लोग कहते थे, मैं कभी नहीं कहती। मेरे डिफेंस ने आज मैं जहाँ पे हूँ वहां मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया है। लेकिन आगे इस प्रकार की बातें होती थी, लेकिन करते गए हम। और विषय भी जब चयन किया तो मैं स्वभाव की अंतर्मुखी थी, परंतु मैंने अपने आप को पहचाना, लोगों की बात पे नहीं गई, कि मैं कुछ जज्बे से युक्त काम करना चाहती थी। मेरे अंदर हमेशा अपने से पहले लोगों के लिए सोचने का गुण विद्यमान था, जो स्वाभाविक एक समाज कल्याण की ओर मुझे लेके जा रहा था। तो विषय चयन करते समय मैंने सावधानी बरती और टेबल वर्क वाली पीएचडी के स्थान पे फील्ड वर्क वाली पीएचडी का चयन किया। उसमें मुझे तुरंत ही दिखाई दिया, या तो मेरे पास विकल्प था मैं टेबल वर्क वाली पीएचडी करूं और माओइस्ट इंसर्जेंसी की जगह कोई भी सैन्य इतिहास का विषय उठा करके पीएचडी कर लूं, लेकिन सामने एक कठिन रास्ता दिखाई दे रहा था, माओइस्ट इंसर्जेंसी, जिसपे उस समय तक बहुत अधिक शोध नहीं हुए थे, और वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है माओइस्ट इंसर्जेंसी का, इस पे कहीं कोई शोध उपक्रम उस समय तक तैयार नहीं था। तो आप यकीन मानिए उस समय मेरे सामने एक कांटों से भरा रास्ता दिखाई दे रहा था कि जिसमें ज्यादा रेफरेंसेस या रिसोर्सेस कुछ भी उपलब्ध नहीं थे। यदि मुझे शोध करना था तो निश्चित ही उस जंगल के दूर जो वनग्रस्त वन से परिपूर्ण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाके ही करना था। यदि इंटरव्यू लेना था तो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों का ही इंटरव्यू लेना था, वहां पे निवासरत लोगों का। तो इन सब कठिनाइयों को देखते हुए भी मैंने पहले आत्म मूल्यांकन किया कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मेरी नियति क्या है। तो तुरंत ही प्रकृति माँ ने मेरा साथ दिया और मैंने उस विषय को चयन किया और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। बिल्कुल। तो मैम, एज अ नक्सल एक्सपर्ट आपने बताया कि आप बिल्कुल ही जंगलों में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपने स्पेशली महिलाओं से क्या सीखा, उनकी एक्सपीरियंसेस माओइस्ट एरिया में कैसा? देखिए, जो हम प्लेन एरिया के विषय में सोचेंगे और एक तरफ फिर हम तुरंत माओइस्ट इंसर्जेंसी एरिया की बात करेंगे, तो दोनों में ना बहुत डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे चाहे सुरक्षा बल हो, चाहे आम जनता हो, मैं एकदम शहरी क्षेत्रों की बात नहीं कर रही हूँ, जो शहर से दूर हटके एकदम ग्रामीण एरिया है वहाँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे रोड है, जहाँ पे सारी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वहाँ पे तो आप सभी जा सकते हैं। मैं उन क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पे अभी भी विकास की पहुँच नहीं हो पाई है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं, सुरक्षा बल होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक प्रकार के फियर एंड शॉक के एटमॉस्फेयर में जीवन जी रहे होते हैं। पर अब हम ये कल्पना करेंगे और कुछ भावुक शब्दों के साथ बोलेंगे वो बेचारे, नहीं, वो बेचारे नहीं हैं, वो उस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, परंतु संपूर्ण गुणवत्ता से युक्त वे हैं।
वहां पे भी कई ऐसी जनजातियां हैं जहां पे महिलाएं आज अपने घर के कार्यों का नेतृत्व करते हुए कुशल निर्वहन करती हैं, अपने घर की पोषक के तौर पे खड़ी होती हैं, निर्णय का अधिकार उनको होता है। तो हम ये सारी चीजें कहाँ देख पाते हैं? महानगरों में देख पाते हैं। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल डोमिनेंस, ऐसे भारी भरकम शब्द मध्यवर्ती क्षेत्रों में होते हैं। आप वहां पे जाके देखिए जनजातीय क्षेत्रों में कि महिलाएं कितने शानदार तरीके से अपने परिवार का नेतृत्व कर रही होती हैं। यहाँ पे एक महिला बुलेट चलाती है तो बकायदा एफबी में पोस्ट डाल के दिखाएगी, लेकिन वहां पे महिलाएं एक दैनंदिनी में बुलेट चला के अपने घर की लकड़ियां उठा के ला रही हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन का विषय नहीं है, उनके लिए तो ये सहजता का विषय होता है। तो सोचिए, जिस दिन वो क्षेत्र माओवादी संघर्ष से या माओवादी भय से मुक्त होगा, तो आप बताइए कि वो कितना स्वतः ही वो उन्नत क्षेत्र है और कितना उज्जवल बन के आएगा। ओके, तो आपने ऑलरेडी एक स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया। एक और स्टीरियोटाइप मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग सिर्फ अर्बन एरियाज में देख सकते हैं, रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स देखने को नहीं मिलते, और खास करके आपने जो बताया ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप इस पर अपना प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? जी, बिल्कुल, जैसे कि आप स्वतः भी एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आपके यहाँ तो सबसे पहले इस एंटरप्रेन्योरशिप पे बातें उठनी शुरू होती है, क्योंकि इंजीनियर को कहा जाता है कि वो कुछ नव निर्माण करता है, अभियंता कहा जाता है। तो इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं और दर्शक भी बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। पर बात ये होती है कि हम फिर से उनको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टिमेट करते हैं कि उनको शायद ये भारी भरकम चीजें या ये चीजों से वे अनभिज्ञ हैं। नहीं, इस प्रोसेस से वो अनभिज्ञ नहीं है, इस शब्द से केवल अनभिज्ञ होते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व सारगुड़ जगदलपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, परंतु वहां के क्षेत्र में दंतेवाड़ा के अंदरूनी क्षेत्रों, सुकमा के अंदरूनी क्षेत्रों, ऐसे कुछ कुछ क्षेत्रों के ड्रॉप आउट बच्चों को इकट्ठा करके एक वर्कशॉप हमने किया। उस वर्कशॉप में आईआईएम में जो लेक्चर देते हैं ऐसे कुछ प्रोफेसर और कुछ विषय के वेत्ता, ऐसे लोगों को बुला के हमने उनको एक विषय पे मतलब उनकी कार्यशाला करवानी चाहिए। तो उस समय पे सब मुझ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि जिनसे संवाद स्थापित कर पाना कठिन हो रहा है, आप उनको एक ऐसे विषय पे कार्यशाला करवाने जा रहे हैं कि जिसपे फेलियर की तो 100 नहीं 101% गारंटी है। और यही प्रायः सब सोच लेते हैं, कभी मैं भी सोच लेती थी, परंतु कहीं ना कहीं अपदीपो भवः, अपने अंदर को, बार बार मैं कह रही हूँ, अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनना बहुत जरूरी होता है। वो अंदर की एक जो वॉइस थी जो बार बार पुकार रही थी, जो ईश्वरीय शक्ति मुझे प्रदान करती थी शायद कि और प्रारब्ध में भी तय होगा। तो जब मैं वहां पे गई और उन ड्रॉप आउट्स बच्चों से मिली, तो जिनको हम ऐसे आंख नीचे करके देखते हैं, कभी नहीं देखिए, आंख ऊपर करके और पूर्ण फक्र के साथ देखिए कि जिस क्षेत्र को हम प्रकृति से संपन्न कहते हैं ना, प्रकृति की गोद में बसा हुआ क्षेत्र, अद्भुत संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र, बौद्धिक संसाधन से भी और कौशल से, जिसको हम स्किल कहते हैं, उससे भी परिपूर्ण है। जब उन बच्चों की कार्यशाला करवाई गई, कार्यशाला का विषय रखा था मार्केटिंग साइकोलॉजी, जो मैं आईआईएम में विजिट के दौरान देख के आ पाई थी। तो उस मार्केटिंग साइकोलॉजी विषय को मैंने संजीव पराशर सर से जाना। मैंने सोचा कि क्या वो विषय हम उनके बीच लेके जाएं। दरअसल क्या होता है, सिंपैथाइज करते हुए अच्छा है, बहुत से एनजीओ बहुत बढ़िया कार्य उस क्षेत्र में करते हैं, परंतु एक बहुत बड़ी चीज देखिए, उत्पाद वहां पे नेचुरल मौजूद है, प्रकृति ने उनको संपन्नता दी हुई है, उस उत्पाद का निर्माण कर पाने का कौशल उन बच्चों में और युवाओं में मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक लैकुना है, कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उत्पादक के पास नहीं पहुंच पाते हैं और हेजिटेट करते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि बाजार का मनोविज्ञान क्या है, वहां पे आपको किस प्रकार से अपनी क्षमता को रखना है या किस प्रकार से बातों को अपने रखना है।
और उनके अंदर का वो केवल एक जो हेजिटेशन है उस पॉइंट को कैसे दूर करना है। तो जब ये कार्यशाला हुई तो मैं आपको बताती हूँ कि वो नहीं जानते ये एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा वर्ड है, क्या भारी भरकम शब्द है, वो हम महानगरीय लोग बोलते रहते हैं टंग ट्विस्ट करके और भाव भंगिमाएं बना के, परंतु उन्होंने बहुत सहजता से कह दिया। एक ही नहीं, करीब 350-400 बच्चों की कार्यशाला थी। उसमें किसी ने कहा हम बहुत उच्च कोटि के प्लम्बर बनना चाहते हैं, मतलब हम नल बनाने वाले बनना चाहते हैं, परंतु नल में ऐसा चाहते हैं कि वो कई प्रकार से कई दूर में बसी आबादी में भी नल के पानी का वितरण कर सके। किसी ने कहा कि मैं हेयर कट में अपनी योग्यता दिखा सकता हूँ। उसको सामने बिठा करके कहा गया भाई आप करके दिखाइए किस प्रकार से कर सकते हैं। उसने, यकीन मानिएगा आप, जो बेस्ट हेयर कट अभी किसका चल रहा है भारत में, हाँ, अब जो भी आप नाम ले लीजिए, सब अपनी अपनी दृष्टि में। मैं कहती हूँ उस बच्चे को उठा के देखिएगा, गारंटी है वो उनमें से कम साबित तो नहीं हो पाएगा। उसने इतना सुंदर हेयर स्टाइलिंग कर लिया। तो उसने कहा कि मैं इसमें नवीनता देते हुए इस कैरियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा सैनिक बनना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो तुम सोच घर में भी बैठ के सोच सकते हो। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने सोच से लोगों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ही डजंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ थिंक टैंक, पर वो बनना वही चाहता था। किसी ने कहा मैं एक ऐसा कुछ जगह बनाना चाहता हूँ जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोग मुझे स्विच करें और मैं सबकी हेल्प कर सकूं। ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं सबसे बहुत आसानी से, वो जो आजकल प्रचलित शब्द है जुगाड़मेंट, दैट वर्ड आई कैन फॉलो ऑन। तो मैंने कहा ये सारे बच्चे सारी चीजों से संपन्न है और उन्होंने सबने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो मैंने कहा ये सारी प्रतिभाएं हमारे पास मौजूद हैं, केवल एक प्रयास हमको ये करना है कि महानगरीय क्षेत्रों में ही अपने जन कल्याण को सीमित नहीं करना है, वो भी अपने लोग हैं, वहां तक भी पहुंचना है। प्रदर्शन के लिए नहीं, समर्पण के लिए, तर्क को बताने के लिए नहीं, मर्म को बताने के लिए। तो उनके प्रति जब आप सहानुभूति, संवेदना रखिए, पर केवल सहानुभूति नहीं, जागृति के लिए जाइए, वो अच्छी बातें होंगी। तो मैम आपने बोला कि अभी काफी उधर एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ रहे हैं, युवा उसमें आ रहे हैं। तो बस्तर जो कि काफी बहुत बड़ा एरिया है, आज से हम लोग 10 साल पहले देखते हैं अपने पास को, और आगे 10 साल तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट साइड से और उनके एफर्ट्स के जरिए? देखिए उनमें ना स्किल जो है अद्भुत है। वहाँ के बच्चे जो खेलने भी बाहर जाते हैं उनमें एकाग्रता बहुत है, ये मैंने देखी है। या तो ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बाहरी माध्यमों से संपर्क में नहीं रहते हैं, या अब जो भी समझिए, परंतु एक गुण उनके अंदर है, एक चित्त, एकाग्रता होना। दूसरा, कई किलोमीटर वो लोग पैदल चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यानी खेल में शारीरिक स्वास्थ्य हो या बौद्धिक कौशल हो, दोनों में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उनमें ना एक और बात मैंने देखी, नवीनता देने की प्रवृत्ति है। जैसे वो पास में पड़ी हुई सीकों को उठा के तुरंत बुके का निर्माण कर लेते हैं, आसपास की उपस्थित किसी भी चीज को तोड़ के आपका वो स्वागत कर सकते हैं। यानी वो अपने स्किल का बहुत अच्छे से उपयोग करना मतलब जानते हैं, उनके पास संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। तो अब वो बारी आ गई है कि समस्त सरकारी योजनाएं केवल सतही न बने, वो ऐसी बने। और एक और बात कहना चाहूँगी कि आपको यदि सर्दी हुई है तो सर्दी दो कारणों से हो सकती है, या तो आपको डस्ट से हो सकती है या कोल्ड से हो सकती है। लेकिन अब वो बारी आ गई है कि हर चीज के लिए एक जैसी छड़ी नहीं हाँकनी है हमको।
हो सकता है कि यदि आपको केवल थोड़ा मोड़ा कोल्ड है तो तुलसी का काढ़ा पिला के भी आप ठीक हो सकते हैं, थोड़ा अधिक भी है तो थोड़ा और काढ़ा पिला के ठीक हो सकते हैं, परंतु एकदम से डोलो दे देने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा कहना है कि कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत कीजिए। जहाँ पे सर्दी नहीं भी है वहां पे भी सर्दी की गोली मत दीजिए। तो हर किसी की इच्छा अलग अलग क्षेत्र में जाने की है, तो थोड़ी मेहनत लगेगी इस बात में, परंतु सरकारी योजनाएं उस क्षेत्र की नीड के अनुरूप तैयार हों, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं, उस क्षेत्र की नीड को देखते हुए यदि तैयार होंगी तो वो वास्तविक रूप से वहां तक पहुंच पाएगी। दूसरी बात, योजनाएं पिछले अभी 2-3 वर्ष पूर्व भी मैं वहां देखती थी, बड़े बड़े भवन या कुछ भी बना देने से नहीं होता है बेटा। सबसे बड़ी बात होती है हम पूरे वर्ष पढ़ाई कर लें पर एट द एंड जब एग्जाम आता है उस समय हम रिवीजन ना करें तो पूरे वर्ष की पढ़ाई शून्य हो जाती है। तो योजना बनना बस नहीं है, योजना का सही तरीके से मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है, और समय समय पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ये योजनाएं हमने बनाई हैं तो इसका आउटकम कितना आ पा रहा है हाथ में, ये कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। इसका प्रॉपर डेटा एनालाइजेशन जब होगा और एकदम शुद्धता पूर्वक, तब कहीं हम वहां पे जाके स्पार्क जनरेट कर पाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है कि ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में आती है, बीच में कई छिद्र होते हैं उस पाइपलाइन में, वहां से निकलते निकलते जहां तक पहुंचना है वहां केवल एक पतली सी धार योजना की पहुंच पाती है, तो जिन तक जो मात्रा पहुंचनी चाहिए वो पहुंची नहीं है, तो वो स्पार्क जनरेट नहीं हो पाता है, और ऐसा कहते कहते सरकारें बदल जाती हैं। तो कुल मिला के अब हमको एक और बात पे ध्यान देना होगा कि केवल सरकार पे नहीं, सुरक्षा की बात आई, योजनाओं की बात आई तो सरकार पे थोप दिया, और 4 जगह पे बैठ के हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सुरक्षा की बात आई तो ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं बोल के चले गए। नहीं, अब हम जैसे यूथ को, समाज के प्रत्येक वर्ग को अब जग के आना पड़ेगा। आप भयमुक्त होइए और उस क्षेत्र को भयमुक्त बनाइए, केवल क्रिटिसिज्म में सहभागी मत बनिए। उनके लिए बोलिए माट संगोय दकाट, यानी कि आओ मिलकर साथ चलें। आपने बोला हमें मिलकर साथ चलना होगा। बिल्कुल। तो आप एक नक्सल एक्सपर्ट हैं और अब मैं अपना प्रश्न थोड़ा इस ओर लाना चाहूँगा। बिल्कुल। 2010 में एक सरकार की बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर योजना थी, सर्वा जुड़ो, आप जानते होंगे। बिल्कुल। उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। तो आपको क्या लगता है वो एक सफल योजना रही और उसको बंद करने के क्या क्या रीजंस थे? कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक बातों पे जाने की बजाय वर्तमान की चीज़ों पे अधिक हमको फोकस करना चाहिए, परंतु जिज्ञासा है तो जिज्ञासा का समाधान भी आवश्यक है। ऐसे में सलवा जुड़ुम दरअसल बीजापुर के पास एक कुटरू करके क्षेत्र था, वहाँ पे आरंभ हुआ था। इसके पहले कुछ युवाओं से ही जुड़ी बातें हैं, कुछ युवाओं को लेके नक्सली चले गए थे, और उन युवाओं को बचाने के लिए आज आपके ही 2-3 मित्रों को लेके जाया जाए तो एक मित्र वो होते हैं, अब ले गए हैं भाई, हम क्यों पड़े इस मामले में, हम निकल लेते हैं। परंतु वो मित्र ऐसे थे कि अपने मित्र को बचाने के लिए, और क्योंकि बचाना जरूरी था, मित्रता तो तभी है, उनको बताने के लिए वो उस आग में कूद गए। उसमें से एक को मार दिया गया। गांव वालों ने इस बात का विरोध किया, लड़ाई शुरू हुई और बहुत बढ़ती गई ये लड़ाई, और महेंद्र कर्मा जी ने इस बात का पूरा नेतृत्व किया। उन्होंने मतलब इस चीज को सलवा जुड़ुम यानी शांति यात्रा का नाम दिया। अभी वहां पे इस बात से पूरे ग्रामीण भड़क गए। अब ग्रामीण भड़के तो उन्होंने एक स्वस्फूर्त आंदोलन किया। स्वस्फूर्त यानी एक अपने स्तर पे एक आंदोलन का आरंभ किया, और ये आंदोलन ऐसा था कि उस समय कौन है ये माओवादी भी जो बनाते हैं लोगों को पकड़ के, तो जो शीर्ष माओवादी हैं वो लोग हमेशा अलग ही जिंदगी जीते हैं।
पपट जैसे यहाँ के मासूम जो जनजातीय ग्रामीण हैं वो बीच में फंस जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इसी परेशानी से निजात पाने के लिए, डेली डेली भय की परिस्थिति से निकलने के लिए एक स्वस्फूर्त आंदोलन हुआ जिसका नाम था सलवा जुडुम, शांति यात्रा। तो वहां पे इस प्रकार से एक कैंप में लोगों को बसाया गया। उस कैंप में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने तीर, कमान, इस प्रकार के हथियार भी रखे और उन्होंने अब ठान लिया कि अब यदि कोई गोलीबारी या दमनकारी नीति के माध्यम से हमारे पास आएगा तो हम भी तत्पर होके और मुट्ठी बांध के खड़े हो जाएंगे। अब तथाकथित कुछ लोग आने लगे इस बीच में, उनको लगा कि अरे ये लोग तो आपस में समस्या का समाधान कर ले रहे हैं या इस प्रकार से बढ़ जाएगा, तो उसको कई प्रकार के अलग अलग रंग, और इसको कहते हैं एक प्रकार की ये जो सारी चीजें थी प्रोपागेंडा, इंटेलेक्ट प्रोपागेंडा मशीनरी की भेंट चढ़ गई। अब अल्प में बहुत सी बातों को मैंने बताने की कोशिश की है, तो इसको जिसने जिस चश्मे से देखा वैसा वहां पे वर्णन किया, जिसका वर्णन बहुत ऊंचा चला गया तो वो बातें कई बड़े महानगरों में सामने आ गई और इस प्रकार से ये आंदोलन विराम ले लिया। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम लोग देखते हैं नक्सलवाद, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। अब सपोज कि मैं एक नक्सलवाद का मेंबर हूँ, माओइस्ट हूँ, और अब मैं इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, या तो मैं नक्सलियों से निकलता हूँ, उनके शवों से, उनसे खतरा रहता है, और यदि ना निकल रहा हूँ तो हमारी गवर्नमेंट से खतरा है। तो व्हाट इज द सरेंडर पॉलिसी फॉर दैट? नहीं, ये मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी पहले एक समय था जब इस प्रकार की बातें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज की डेट में वहाँ का प्रत्येक युवा, मैं बीजापुर के एकदम अंदर वाले गांव की बात बता रही हूँ, वहाँ का युवा आजकल ये जो संयंत्र है ना जो हमारे हाथ में लेके हम घूम रहे होते हैं, जिसे मोबाइल कहा जाता है, ये कई जगहों पे पहुंच चुका है और इसकी बयार जितने जगहों में पहुंच रही है, समझिए उतनी जगह जागरूकता आ रही है। तो आज का युवा चाह रहा है, हम क्यों विकास की बयार से दूर हैं, हम क्यों उनके जैसे नहीं हैं जिनको हम मोबाइल में देख पा रहे हैं, हमने क्या ऐसा कर दिया है जो हमको ये नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज की डेट में किसी भी दीमक तत्व को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम आवाज उठाएं और खुल के जिएं। यदि मरेंगे तो भी हमको कोई परवाह नहीं है। अब वहां का युवा इस स्थिति में आ चुका है, तो अब वहां के युवाओं को ये चाहिए है कि हम भी विकास करें, हम भी उन्नत बने, हम भी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बने और उपयोग कर सकें और अपने जीवन को कुल मिलाकर के सहज बना पाएं। तो इसके लिए वहां पे ऐसा है कि अब युवा चाह रहा है, जो कतिपय, सबसे बड़ी बात मैं आपके इस पॉडकास्ट के सर्जन कहीं की भी बात कहें, युवाओं का जो महत्व के 25 के बीच का होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने आयु और इस पार ला दी है, मतलब 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की जो आयु होती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयु है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अहर्ता निकाल के देख लीजिए, उसमें केवल ग्रेजुएशन लिखा गया है, यानी ग्रेजुएशन मैक्सिमम 20 से 22 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, यही रखा गया है। कभी किसी पीएससी या यूपीएससी में नहीं कहा गया है कि आप पीजी करके ही आइए, नहीं, ग्रेजुएशन ही कहा गया है। तो ग्रेजुएशन ये जो कंप्लीट आयु है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तेजी से भावनाओं में परिवर्तन आता है, बहुत तेजी से कोई नई चीज ग्रास्प करने की क्षमता होती है। तो माओवादी भी इसी आयु वर्ग के लोगों को अपने साथ उठा करके लेके जाते हैं। पर एक समय था कि जब वो भावनाओं को उद्वेलित कर लेते थे, अपने अनुसार मैनिपुलेट कर लेते थे। अब युवा जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होगा। अब वो ये सिद्धांत में आ गया है कि अब हमको भी डेली डेली भय की जिंदगी काटने से, एक कोवर्ट जिंदगी काटने से, माओवादी इंसर्जेंसी जो है वो एक प्रकार का कोवर्ट वॉर है।
इसमें आप खुल के नहीं सामने आ सकते हैं। डेली एक इनसिक्योर्ड जीवन जीने से अच्छा है कि हम सामने आके खुल के जिएं। और आजकल आत्मसमर्पण की पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल कर दी गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि वहां का प्रत्येक, एक तो कई वर्षों पहले मैंने एक संजय और सुक्की का, लक्ष्मी का इंटरव्यू भी किया था। वो दोनों विवाह करना चाहते थे, पर वहां पे विवाह जैसी किसी भी चीज में ना उनको विश्वास है ना कुछ है, उनको तो केवल गन की भाषा पे यकीन होता है। तो वहां पे ऐसा चीज था कि क्योंकि वो माओवादी हिंसा ही नाम है उसका, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पे कही कि आप ये ऐसे साथ रहिए पर विवाह नहीं। पर हम सभी जन्मे तो इसी मिट्टी से हैं। वो विवाह करना चाहते थे, वो बाहर निकल के आए, उन्होंने प्रेम की जीत हुई, वो इधर आए, विवाह किया और आज बहुत अच्छे से वो अपनी सर्विसेज सुरक्षा बलों में दे रहा है और सुक्की भी बहुत अच्छे से, लक्ष्मी अपना कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से आज कई युवाओं के लिए वो प्रेरणा है। युवा आ रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो मैम, जैसा आपने बताया कि महिलाएं वहाँ काफी अब आगे निकल रही हैं उन सभी चीजों से। अभी ये सब जो हुआ करता था माओइस्ट का, वो 5 से 10 साल पहले की बात है। तो अभी लाइक महिलाएं को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना उस पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ रहा है? नहीं, माओइस्ट जैसे थे माओइस्ट वैसे हैं। उन्नत हमारे युवा और उनके विचार हो रहे हैं और यही वो सही और ट्रांजिशन पीरियड है जब हमको नब्ज को पकड़ के उनको सही और पूर्ण सहयोग देना है। विचारधारा क्या होती है उनकी, नक्सलियों की? कोई विचारधारा नहीं। एक बोला जाता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं, वो तो ये शहरी क्षेत्रों के तथा कथित और जो बड़े बड़े माओवादी जो रहते हैं, दे एक्चुअली फॉलो द माओइस्ट। ये नक्सली तो सरल शब्द बना के बोल दिया गया, लेकिन माओइस्ट इंसर्जेंसी है ये। तो ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी को जिसको बोलना चाहिए, वो इनको इंसर्जेंट्स को अभी कुछ नहीं पता, नहीं कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुंच गए हैं वाली स्थिति हो गई है। तो वहाँ पे जो बेसिकली महिलाएं हैं, अब वो परिवार का चूंकि नेतृत्व करती हैं, वो भी जानती हैं कि सरकारी योजनाएं या जो भी योजनाएं आती हैं उससे जीवन को एक प्रकार से उन्नत बनाया जाता है। पर अब हमारी तरफ से भी एक बात है जिसमें देरी नहीं की जानी चाहिए कि आप डिजिटलाइजेशन कीजिए, अच्छी से अच्छी योजनाएं बताइए, पर उस मैकेनिज्म से उनको अवगत भी कराइए, तब तक आपकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। और उनकी कोई विशेष कुछ ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है, केवल अब वो एक पथ से भटके हुए व्यक्तित्व हो गए हैं और पथ से भटके हुए को जल्दी से अपने घर वापस करना है, यानी मुख्य धारा में आना है। जैसा कि मैंने मतलब पढ़ा कि उनकी विचारधारा जो बेसिकली ये होती है कि अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है कि गरीब जो है वायोलेंस के रास्ते को पकड़ेंगे और बेसिकली वो अमीरों को डोमिनेट कर देंगे। देखिए, ये ना कहा, कुछ चीजें लिखने में अच्छी होती हैं, कुछ चीजें कहने में अच्छी होती हैं, पर वास्तविक चीज वो होती है जो करने में अच्छी हो। तो ये सब थ्योरी में और बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, ये पढ़ने में कर्णप्रिय होती हैं, बोलने में मुखप्रिय होती हैं, परंतु इन हस्त से उसको फंक्शन करने और उसका रिजल्ट वहां से निकाल के आ पाने में ये सार्थकता होती है कि वो लिखी गई या कही गई बात कितनी उन्नत है। तो मुझे तो उसमें कोई उन्नतशीलता समझ में आज तक नहीं आई है। तो वहां पे मूल बात यह है कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। आपको रीजन को जानना पड़ेगा और उस रीजन को दूर करने में सहयोग करना पड़ेगा। ये एक ऐसा परिवेश है, यहाँ पे हर जगह समतल जमीन नहीं होती,
कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ जमीन होती है। डिपेंड करता है कि हम उन पत्थरों से किस प्रकार से किस स्किल का उपयोग करते हुए निकलते हैं। अब आपके साथ का एक बच्चा यदि दिमाग को केंद्रित करके स्किल का उपयोग करते हुए निकल गया तो आप उससे कहेंगे कि आप अपनी गुणवत्ता को कम कर दीजिए क्योंकि मेरे अंदर वो मैं उस स्किल का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि तुम गुणवत्ता को कम नहीं कर पाते हो तो तुमको किसी के द्वारा कम करा देना चाहिए और सबको एक बराबर कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, पर गलत कब है? जब इसके अंदर स्किल है पर इसको हाथ पकड़ के रोका जा रहा है कि उसी को आगे बढ़ने दिया जाए। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक, यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो वो वास्तविक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कतई गलत नहीं है, परंतु यदि अगले का हाथ रोक दिया जा रहा है और आगे बढ़ने से मना किया जा रहा है तो ये गलत बात है। तो इसमें इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। इस बात का हमको अब बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी प्रतिभा दबनी या छुपनी नहीं चाहिए। यही समानता का अधिकार है। केवल इतनी ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में भी ऐसा होता है, क्या पिताजी हमको किसी चीज के लिए मना करते हैं या कोई चीज हमारे घर में तत्काल में उपलब्ध नहीं हो पाती तो हम क्या गन उठा लेते हैं? तो हमारा भारतीय परिवेश भी भारतीय संस्कृति से संपन्न एक परिवार है। यहाँ पे लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था है। दुर्घटना से देर भली, पर गणतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। नक्सलिज्म पूर्ण रूपेण खत्म हो सकता है? ये बेसिकली इसमें सभी प्रकार के उपायों का उपयोग करना पड़ेगा। आप जैसे युवा जब समग्र रूप से सोचना शुरू करेंगे, हमारी माताएं और अधिक तर्कशील हो पाएंगी और अधिक उन्नत हो जाएंगी और संपूर्ण समाज मिलके खड़ा हो जाएगा तो कोई देर नहीं लगेगी इस समस्या का उन्मूलन होने में। बस हमको वहाँ पे दो काले डॉट पहुँचाने पड़ेंगे, एक ब्लैक बोर्ड और एक ब्लैक रोड। जैसे ही वहाँ पे आप जितने जल्दी ब्लैक रोड पहुंचाएंगे आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। आप देखिए कि शहर के उन्हीं क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियां होती हैं जो अनटच्ड होते हैं, जहाँ पे रास्ते नहीं होते, जहाँ पे अंधेरा होता है। तो हमको अपने प्रदेश का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं छोड़ना है, खुद रोशनी लेके पहुंच जाना है अपने भाई बहनों के लिए। इंतजार नहीं करना है कि कब सरकार क्या करेगी। हमारा एक छोटा सा गिलहरी प्रयास भी उनके लिए जो सुरसा रूपी राक्षस है उसको दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। What we are doing is more important than what anyone is doing towards them. आपने आई थिंक मोर देन 15+ माओइस्ट का इंटरव्यू लिया है। नहीं, 30+। Okay, 30+। नाइस। What is the basic psychology or mindset? देखिए, जिनका भी साक्षात्कार किया वो कई महिलाएं थी उसमें। If you wish, you can share a small story. हाँ, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि माओवादी हमेशा कहते हैं उन्होंने ही उनमें से किसी ने मुझे बताया कि कैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी में सम्मिलित हो गई। बहुत टीनेजर लड़की थी वो। तो मैंने कहा कि तुम क्या करती हो करके, तो उसने कहा मैं करती हो नहीं दीदी, मैं करती थी। तो मैंने कहा क्या करती थी? मैं तो डॉक्टर थी। डॉक्टर कहा उसने। तो अच्छा, तुम डॉक्टर थी तो तुम क्या क्या करती थी? तो उसने बताया मैं सिलाई करती थी। तो डॉक्टर सिलाई करता है या सुई लगाता है? मैं सुई भी लगाती थी। तो मैंने कहा अच्छा, और सिलाई कैसे करती थी? तो देखिए कैसा जीवन हो जाता है। वो किसी को लगने पे, कटने छिलने पे सुई धागे से स्किन की सिलाई कर देती थी। कोई हाइजीन नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसा जीवन और कैसा जी रहे थे। तो उससे मैंने पूछा अभी तुम्हारी आयु क्या है? तो उसने बताया 22 वर्ष। तो एक 22 वर्षीय लड़की कब से चली गई थी? तो 14-15 वर्ष की थी तब से। कैसे चली गई? तो बोले उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सिनेम बोलती थी वो। तो मुझे लगा सिनेमा। उसने कहा नहीं,
ये सिनेमा नहीं, सिनेम है, चेतना नाट्य मंच कुछ होता है, उसका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है, उसको देखते हुए मैं चली गई थी। तो मेरे दिमाग में आया इसके पास समय कैसे होता था। बोली मैं रोज़ गाय चराने जाती थी और घंटों खाली बैठे रहती थी, तो उस समय पे मेरे पास कई सालों तक करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे गांव के आसपास स्कूल विद्यालय या कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे वॉच कर रहे थे और मुझे लेकर के चले गए, और मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनते बनते फिर मैं होशियार हो गई, तो मुझे डॉक्टर बना दिया गया। वो 8वीं पास थी, 8वीं के आगे उसने पढ़ाई नहीं की। तो किस प्रकार से हमारे युवा ड्रॉप आउट होते हैं, हम उनकी सुध नहीं ले पाते और वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद उनको ये जो इनसिक्योर्ड लाइफ है, एक कोवर्ट लाइफ है, वो सालने लगती है, त्रास देने लगती है, और वो चाहते हैं, एक युवा चाहता है कि मैं भी खुल के अन्य युवाओं के जैसे खुल के सांस ले सकूं, खुल के जीवन जी सकूं। बस मुझे कोई अवसर तो उपलब्ध कराए या मुझे कुछ रास्ता तो बताए कि जिस पे मैं चल सकूं। केवल इतनी सी बात होती है। आज वो लड़की आई है और बहुत अच्छे से अन्य लड़कियों को प्रशिक्षण दे रही है। तो बुद्धि अपने अंदर मौजूद है। माओवादियों ने यदि उनको नकारात्मक दिशा में उपयोग किया था, तो बारी हमारी भी आई और हमने सकारात्मक दिशा में उपयोग किया है। तो फर्क इतना है कि हम कितने स्पीड से अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं और कितना विश्वास जीत पा रहे हैं उनका, उनके मर्म को कितना समझ पा रहे हैं। इतनी सी बातें हैं। माओवादी अक्सर कहते थे कि भय बिना होए ना प्रीति, यानी वो तो माओवाद का जो माओ त्से-तुंग था, उसने कहा था ना कि क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है। यदि किसी को जीतना है तो उसको बिना गन दिखाए, गन के बैरल के बिना या रक्त रंजित संघर्ष के बिना आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। पर स्पष्ट तौर पे सुक्की और संजय की स्टोरी ने साबित कर दिया, स्टोरी तो कहा जाता है नहीं, वास्तविकता ने ये साबित कर दिया कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम को ना कोई बीज बो के उगा सकता है, ना प्रेम को कोई काट सकता है। यदि प्रेम है तो प्रेम ही वो ईश्वरीय तत्व है जो आज उनको माओवाद जैसे एक एरिया कमांडर होते हुए भी जो बिना अपनी मृत्यु का भय किए समर्पण के लिए आ सकता है, तो बाकी लोग भी समर्पण को तैयार हो सकते हैं। मतलब समर्पण के लिए अभी वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी नई दिशाएं दिखाई दे रही हैं, जो उनका पूर्ण हक है। बस ये है कि जो खाली बैठे हुए बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनकी सही समय पे हमको भी सुध लेनी होगी और उनके लिए औपचारिक तौर पे कार्य नहीं करना होगा, सरफेशियल कार्य नहीं करना होगा कि हम वहां करके आ गए और 10 फोटो FB में डाल दिए। नहीं, उनके पास बार बार जाना होगा। क्या हम अपने परिवार के पास एक बार जाके आ जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, करके प्रदर्शन के लिए नहीं, समर्पण के भाव से जाना होगा। और समर्पण उस चीज को कहते हैं जिसमें आप फेसबुक में ना दिखें तो भी चलेगा, ट्विटर पे ना लिखें तो भी चलेगा, व्हाट्सएप पे ना लिखें तो भी चलेगा, पर मन में भाव ना हो और आप वहां चले गए हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल। वैसे मैम, ये माओइस्ट जो होते हैं उनके आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? और वो जो बोलते हैं ना डेटा उन्हें मिल जाता है, वो बिल्कुल, इनकी ना देखिए देखिए मशीनरी जो है बहुत फैली हुई है। एक दीमक जो होता है वो बहुत जल्दी फैलता जाता है, वो अपने जैसे विप्लवी तत्वों को ढूंढ लेता है। और एक चीज जो युवा रहते हैं, आज हमने बड़े बड़े कॉलेजेस अपने नए बने जिलों में खोल दिए हैं, पर क्या उनको उतना ही उन्नत बना पाए हैं जैसे रायपुर के या अन्य महानगरों के कॉलेज हैं? तो जो बेरोजगार होते युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं भावनाओं का एक उतार चढ़ाव होता रहता है, और इसी उतार चढ़ाव को वो बहुत अच्छे से मापते हैं और एक प्रकार से अपना तंत्र बढ़ाते चले जाते हैं। यानी जो डिससैटिस्फैक्शन रहता है उसको कैसे उद्वेलित करना है, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है और अपने प्रसंगों पे उपयोग करना है, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो इस प्रकार से उनका चैनल बढ़ते जाता है और हर क्षेत्र में चैनल बढ़ते जाता है और इनकी आय का जरिया भी ऐसा ही होता है। जो हमारे देश के कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमारे देश को विकसित देश बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो अब आप समझ जाइए कि इनकी आय का जरिया क्या होगा। जब आपके घर में सामान्य से एक हंसते खेलते परिवार में लड़ाई करवानी होती है ना, तो कुछ जो लोग आपके घर का बुरा चाह रहे होंगे ना, आपके घर में 2 वक्त का भोजन देने के लिए नहीं आएंगे, परंतु आपके बेटे या बेटी जो आपकी इस परिस्थिति से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे होंगे, 2 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर थोड़ा सा क्रोध का भाव होगा। जो बच्चा सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा होगा उसको नशे की दवाई उपलब्ध कराने के लिए जरूर परहेज नहीं करेंगे, पर खाना देने में उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वहां पे वो नशे की दवाई देने से जो कलह मचेगा उससे उनको संतोष होगा और ये परिवार आगे बढ़ने से ड्रैग डाउन हो जाएगा। केवल इतनी सी ही बात है। तो अब हमको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। युवाओं को भी ये बात अब ध्यान रखना होगा कि हम स्वामी विवेकानंद जी के देश में रहते हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के देश में रहते हैं। क्रांतिकारी नेता हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देखा, इसी माटी में देखा। शांति का दूत बन के आए वैचारिक दूत स्वामी विवेकानंद जी को देखा। लेकिन जिन्होंने कहा ना कि उठो जागो और जब तक संघर्ष करो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, ये तो नहीं कहा संघर्ष में करते समय यदि थोड़ा भी क्रोधित हो जाओ तो गन उठा लेना, ऐसा तो नहीं कहा। तो हमारे यहाँ शांति दूत हमने महात्मा गांधी जी को भी देखा, क्रांतिकारी महान क्रांतिकारी नेता नेताजी भगत सिंह को देखा, जिन्होंने अपनी माटी के लिए लड़ा, माटी के लोगों के लिए लड़ा। ऐसा नहीं कि माटी के लोगों को ही मारने पे आज जो विप्लवी ताकतें उपजाऊ हो चुकी हैं, नहीं, लेकिन हमारे इस भारत की भूमि में क्रांतिकारी भी देखे, शांतिकारी भी देखे, लेकिन न तब थी, न आज है और न आगे रहेगी। भ्रांतिकारियों की कोई जगह नहीं होगी और ये विप्लवी ताकतें केवल भ्रांतिकारी ताकतें हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 1962 इंडो चाइना वॉर जो हुआ था, तो उस समय जो ये माओइस्ट थे ना, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा फैले हुए थे और ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इंडो चाइना वॉर में वो लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से थी या फिर कुछ और? देखिए, अभी मैं घर से आपको उदाहरण देके समझाई कि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं फ्लक्चुएट होती हैं और उस समय कुछ लोग मांझ के उनको एक दिशा विहीन कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिनमें एक नाम मैं लूँगी चारू मजुमदार जी का। चारू मजुमदार जो थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि वो भारत की भूमि में रहते हुए चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए उनको जेल में भी रहना पड़ा था, परंतु उन्होंने अपने जेल में रहने को अपनी बुद्धिमत्ता समझी और आज इस प्रकार के इस दीमक का बीज रोपित करके। So what would be your last piece of advice for youngsters और basically for those women जो कि अभी बस्तर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं और नित दिन अपने आप को उस चीजों से निखारने का, उभरने का प्रयास कर रही हैं? बिल्कुल, आप अपने प्रयास जारी रखिए। आपके अंदर बुद्धि है, कौशल है। हर युवा के अंदर सबसे ज़्यादा एक प्रदीप्ति होती है जो जितना ज़्यादा इल्यूमिनेट होगा उतनी ज़्यादा रोशनी इस समाज को दे पाएगा। अब वो बारी आ गई है कि हमको सिर्फ अपने को नहीं, अपनों को भी आगे बढ़ाना है। ये हमारी नैतिक जवाबदेही है। अब हम वो
उधर बसे लोग ऐसा करके डिस्टिंग्विश करने की बजाय वे हमारे परिवार, वे हमारे लोग ऐसा संबोधन करना शुरू करें और पूरी आत्मीय भाव के साथ शुरू करें। यदि वहाँ पे इंसर्जेंसी होती है तो कुछ लोग यदि उन विप्लवी ताकतों का साथ उधर दिल्ली या कई एरियाज में बैठ के देते हैं तो कुछ विप्लवी यहाँ तो कुछ विप्लवी वहाँ, स्वरूप परिवर्तन होता है। परंतु हमको भी ये तय करना है कि हमारी सेना में सकारात्मक ताकतें इतनी मजबूत है कि हम भी अपनों को पीछे छूटने नहीं देंगे और उनको साथ लेकर के चलेंगे। केवल एक ही लाइन, अपने ही लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है। और हम भारत देश के वासी हैं, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, गणतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर